आइए हम स्टार्ट करते हैं रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही पानी में घुलनशील होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, विटामिन डी और विटामिन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये पानी में देखिए कीड़ा के जैसे जो भी कुछ है, ये कीड़ा ये क्या हो रहा है कि पानी में घुलनशील है। तो ये इससे याद रखिएगा कि विटामिन के जो होता है ये क्या होता है, के ई डी ए, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, जबकि ये वसा में घुलनशील होता है। सर जी याद रखिएगा कि विटामिन की खोज जो किया है वो किसने किया है? हॉपकिंस ने किया है। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था, जबकि इसका नामकरण किसने दिया? इसके नामकरण किसने दिया? फंक के द्वारा दिया गया, फंक के द्वारा दिया गया। और एक चीज याद रखिएगा, विटामिन ए की खोज, विटामिन ए की रासायनिक नाम, विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की नाम रेटिनॉल है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी1 का नाम, विटामिन बी1 का नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी1 का थायमिन नाम है। विटामिन बी कई विटामिनों का एक समूह है। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी का बहुत सारे नाम है, बहुत सारे विटामिनों का समूह है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। बेरी नामक रोग होती है। ठीक है, याद रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सकॉर्बिक है। एक्सकॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जिसको सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं सर्वोच्चतम स्रोत है वो है आंवला। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नीला थोता किसे कहते हैं? तो नीला थोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। नीला थोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज याद रखिएगा, ये कि आयरन सल्फेट, जिसको हरा थोता कहा जाता है, आयरन सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरा थोथा। हरा थोथा कहा जाता है किसे? आयरन सल्फेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ग्रांड ट्रंक रोड का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का पूर्ण निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। अच्छा, इसे याद रखिए, लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक रोड का पूर्ण निर्माण कराया था। तो पूछता है कहाँ तक? तो कलकत्ता से दिल्ली तक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि जीटी रोड का निर्माण तो किसने करवाया था? श्रेय शेरशाह ने करवाया था। हो जाता है।
जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि NH1 और NH2 संयुक्त रूप से ये एक GT रोड है। क्या है? एक GT रोड है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, NH1 जो है, NH1 ये दिल्ली से अमृतसर जाती है, और NH2 जो है, NH2 वो कहाँ जाती है? दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मसाई धर्म निम्न में से कौन से देश की जनजाति है? तो मसाई धर्म याद रखिएगा, ये कौन से देश की जनजाति है? ये केनिया देश की जनजाति है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से मेनिकस होता है। तो किस में मेनिकस होता है? ठीक है, उत्तल में। इसका आंसर याद रखिएगा, किस में होता है? उत्तल में। किस में होता है? उत्तल में। जब पहली ट्यूब को पानी या किसी द्रव्य में भरे बर्तन में डाला जाता है तो कैपिलरी के कारण पानी ट्यूब के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कैपिलर के कारण पोर वाटर ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। निम्न में कौन सी हाथ की अस्थियां हैं? निम्नलिखित में कौन सी हाथ की अस्थियां हैं? तो बताइए आंसर। टार्सर, मेटाटार्सर, टिबिया और फेबुला, ह्यूमरस और रेडियस अलाना, या पेटिला और फीमर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमरस और रेडियस अलाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि फीमर और पटेला और टिबिया और फेबुला, ये दोनों ही पैर की अस्थियां हैं। ये सब जो है, ये सब क्या है? पैर की अस्थियां, पैर की अस्थियां। ठीक है, लेकिन ये क्या है? हमारा हाथ की अस्थियां। अच्छा, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206। हड्डियों में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी तो कान की है। कान की हड्डी जो जिसे बोला जाता है स्टेपस। क्या बोलता है? स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है। अगर इसकी वजन में बात करेंगे तो 1.2 मिलीग्राम। ठीक है, 1.2 मिलीग्राम कान की सबसे छोटी हड्डी। हमारे प्रत्येक कान में एक दूसरे से जुड़े 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, कान की हड्डियाँ, जिसे बोला जाता है, एक बोला जाता है मेलियस। ठीक है, दूसरा बोला जाता है इनकस, तथा तीसरा क्या बोला जाएगा? तीसरा बोला जाता है स्टेपस। ये स्टेपस जो है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अच्छा, मानव में पसलियों, जिसे रिब्स कहते हैं, वो उसकी संख्या कितनी होती है? मानव में रिब्स, जिसे पसलियाँ कहते हैं, पसलियों की संख्या जिसे कहा जाता है रिब्स, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी, याद रहेगा। 11वीं तथा 12वीं जोड़ी की पसलियाँ प्लावी पसलियाँ कहलाती हैं, जिसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर। किसने की? लुई पास्चर ने की। ठीक है, याद रखिएगा, लुई पास्चर ने। रेबीज के कारण जल से डर लगता है। याद रखिएगा कि रेबीज के कारण क्या होता है? जल से डर लगता है। रेबीज के कारण जल से डर लगता है। ये क्या होता है? एक रेब्डो वायरस होता है। क्या होता है? रेब्डो नामक एक वायरस होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी वायरस होता है? रेब्डो नामक वायरस होती है। इसलिए और एक चीज याद रखिएगा, हैजा की टीका की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने ही की थी। हैजा
हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने ही की थी। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल के द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछते हैं स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दाब नहीं मापा जाता है। दाब किसमें नहीं मापा जाता है? तो बार में मापा जाता है, मिली बार में भी मापा जाता है, पास्कल में भी मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो न्यूटन में दाब नहीं मापा जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है दाब, तो दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, PA से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात एक बार के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक बार के बराबर होता है। चलिए, दाब का एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम लोग जान लेते हैं। दाब इक्वल टू क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल। याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है। कर्नाटक के और भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं, जैसे कि हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा आदि। इतने सारे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है। बात कर सकते हैं हम लोग महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या क्या है? तो लावनी, डिंडी, दही कला, दसरा अवतार आदि, ये सब क्या है? हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। और अगर बात करेंगे हम लोग गुजरात का लोक नृत्य, तो गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो हो जाएगा गरबा, डांडिया, भावाई, टिप्पणी आदि, ये सब गुजरात का लोक नृत्य है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछते हैं हमें कि असम का लोक नृत्य क्या है? तो असम का लोक नृत्य क्या है? याद रखिएगा, असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। क्या है? बिहू, बिछुआ, और बात कर सकते हैं क्या है? बागू, रुम्बा। ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट असम के लोक नृत्य है। अगर बात करते हैं हम लोग राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो क्या क्या हो सकता है? घूमर, गणगौर, झूलन लीला भी बोला जाता है, झूलन लीला, काल बेलिया,
छारी आदि ये सब क्या का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। कश्मीर का अगर लोक नृत्य पूछा जा सकता है कि कश्मीर का लोक नृत्य क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, कश्मीर का लोक नृत्य क्या क्या हो जाएगा, रऊ, हीलत, मंदजात, कूद, डांडी नाच एक हो गया। तो ये सब क्या है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह जब बर्फ का एक टुकड़ा तैरता रहता है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब पानी के स्तर में क्या होगा, कोई भी चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलेगा। पानी क्या होगा, पानी से ऊपर तक भरने पर मग में पानी का सतह बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, और जब पानी का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर में अपरिवर्तित रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पानी के ऊपर तैरने वाला अगर बर्फ से पिघलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि जब बर्फ की पानी तैरता है तो उसके आयतन में कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो वो रहेगा 1/10 भाग। कितना रहेगा, 1/10 भाग। ठीक है, याद रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व का अनुपात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का अनुपात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम दिया है, याद रखिएगा, आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉस्को में कौन सा टावर स्थित है, तो मॉस्को में कौन सा स्थित है, क्रेमलिन। कौन सा टावर है, क्रेमलिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पेरिस टोक्यो में है, तो इम्पीरियल का में क्या है, पेरिस टोक्यो स्थित है। ओपेरा हाउस कहाँ है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओपेरा हाउस कहाँ है, ओपेरा हाउस कहाँ है, तो ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी। ठीक है, झुकी हुई मीनार कहाँ है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि झुकी हुई मीनार क्या है, झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो पिसा में। कहाँ है, पिसा, इटली। कहाँ है, पिसा, इटली, याद रखिए। झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो पिसा, इटली में। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि पिरामिड देखने को कहाँ मिला है, तो पिरामिड कहाँ है, तो पिरामिड कहाँ है, गीजा मिस्र में। तो पिरामिड कहाँ है, गीजा मिस्र में, याद रखिए। गीजा मिस्र में क्या है, पिरामिड है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में